अब तक आपने पहले पार्ट में देखा कि 50 इम्पोर्टेंट जो MCQ सॉल्व किया गया, इसका PDF आपको दिया गया था। ये प्रैक्टिस सेट आपका प्रीवियस ईयर सहित जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी जो आपकी इन्वायरमेंट या इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आया है उसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग 51 से लेकर 100 प्रश्न देखेंगे, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है कि जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1990, 1974, 1981। तो जब ये आप देखा करिए तो एक बार इसको गूगल कर लिया करिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उससे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ें भी मिल जाएंगी, और जो भी इसकी है साइटें वगैरह, जैसे मान लीजिए आप एक तो विकिपीडिया आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक। और जल प्रदूषण से रिलेटेड एक आपका वाटर पोर्टल है, इंडिया वाटर पोर्टल, ठीक, उसका नाम ये बहुत अच्छा वो साइट है, इंडिया वाटर पोर्टल, ठीक। इसको आप गूगल कर लेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से और इसका थोड़ा डिटेल्ड भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक। तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत इसे बनाया गया, ठीक, 1974 में। और जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है, ध्यान रखिएगा ये आपका बहुत कंफ्यूज करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। इन तीनों में कन्फ्यूजन होता है तो तीनों को आप याद रखिएगा, ये 1986 है, ठीक। नेक्स्ट है समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम कितनी गहराई तक जा सकती हैं? 200 मीटर, 400, 600 या फिर 800। तो जनरली आपको ये पता है 200 मीटर, ठीक। इसमें समुद्री जल में कई परतें होती हैं, ठीक, एक्नोक्लाइन वगैरह होती, 3 परतें मानी जाती हैं। तो ये हमने आपका ओशियनोग्राफी में कराया है, ठीक। नेक्स्ट आइए यहाँ पे विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। UNDP या जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR का प्रकाशन किया जाता है UNDP द्वारा, WTO, IMF या विश्व बैंक। तो राइट आंसर आपका UNDP के द्वारा चालू किया जाता है, यानी इससे ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक। और ये आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो ह्यूमन रिपोर्ट के बारे में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDICP इंडेक्स भी बना है। तो ये आपका जो शुरुआत की गई थी, तो महबूब उल हक नाम है उनका, पाकिस्तान से संबंधित है, इन्होंने ये बनाया था। साथ ही साथ भारत के अमर्त्य सेन भी इसमें शामिल थे, ठीक। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, अभी देखिए कि EIA से रिलेटेड एक प्रश्न आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में कराया हूँ। अब यहाँ पे भी ये पूछ रहा है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का अध्ययन होता है संपूर्ण वर्ष में, मानसून के छोड़कर तीनों ऋतुओं में, कोई भी 3 मौसम में, सबसे खराब मौसम में। तो जो सही आंसर हो जाएगा क्या है आपका, पूरे वर्ष जो है आपका इन्वायरमेंटल असेसमेंट होता है उसके इम्पैक्ट का। नेक्स्ट आइए, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ योजना किस आशय से गढ़ा गया था? तो ये आपका जो पहला वाला प्रैक्टिस सेट उसमें भी मैं शामिल किया हूँ इसको। तो ये जो सही उत्तर आपका यहाँ पे सामाजिक वानिकी या फिर स्वच्छ वायु कार्यक्रम या भूमि संरक्षण या पर्यावरण सुरक्षा। तो जो प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ है, इससे क्या होगा, पर्यावरण का सुरक्षा होगा, यानी कि एक बालक यदि आपके पास है तो एक पेड़ लगाइए। भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 लक्ष्यों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए हमने आपको 8 लक्ष्य के बारे में लेक्चर में प्रोवाइड कराया है, तो उसको आप वहाँ से देखिएगा और इसको यहाँ से लगाइएगा, ठीक। तो 8 लक्ष्य का हमने वहाँ पे डिटेल्ड में आपको बताया है, ठीक। तो इसमें कौन सा नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो जो आपका पहला ऑप्शन है सौर शक्ति, उपभोक्ता, वियोजक, आवास क्षेत्र। तो जो आपका यहाँ पे आवास क्षेत्र है, ठीक। भारत सरकार के जो जलवायु, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी आपसे पूछा गया है
ठीक, लगभग ये आपका ये मान के चलिए कि अंतराल जो है होता रहता है। कई परीक्षाओं में जो आपका यूपीपीसीएस में भी पूछा है, ठीक, यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। सौर शक्ति अपशिष्ट ऊर्जा वनीकरण नाभ की ऊर्जा, ठीक, तो ये आपका नाभ की ऊर्जा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चलिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, ओजोन अपक्षय, खतरनाक अपशिष्ट या जैव विविधता? तो राइट आंसर यहाँ पे जैव विविधता। ठीक, नागोया प्रोटोकॉल 24 अक्टूबर 2010 को नागोया में जेनेरिक संसाधनों की भागीदारी की बात की गई थी इसमें, और इसमें जंगल और कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए 2010 में यह ऐतिहासिक संधि की गई थी। ठीक, इसका हमने डिटेल कराया है नागोया प्रोटोकॉल का, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से, खतरनाक अपशिष्ट से या जलवायु परिवर्तन से, नाभ की ऊर्जा से? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और ये आपका 1997 में संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, जो यूएनएफसीसी के गठन के बाद। ठीक, ये जापान में क्योटो शहर में आयोजित हुआ था, लेकिन इसको प्रभावी बनाया गया था 2005 को। ठीक, इसमें बात की गई थी कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, ये मान लीजिए इसकी जगह ग्रीन हाउस होता तो आपका ग्रीन हाउस गैस लगाना पड़ता। तो इसमें ये समझौता था कि जो आपका GHG गैस है उसको 1990 के स्तर पे लगभग 5.2% की कटौती का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट आइए, जलवायु परिवर्तन के भयावह परिणामों से बचने के लिए विश्व के सभी विकसित देशों में या सभी देशों ने यह सहमति जताई कि औद्योगिक समय के औसत तापमान की वृद्धि की तुलना में धरती के सतही तापमान को किस सीमा तक आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये कई बार हमने कराया है आपको। तो राइट आंसर आपका ए होता है। ठीक, 1.5 से 2 डिग्री। तो IUCN द्वारा प्रकाशित जो रेड डाटा बुक्स है उसमें निम्न सूचियों में सम्मिलित की जाती है। उसमें क्या शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में? तो IUCN की रेड डाटा बुक में कौन सा शामिल होगा? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची को शामिल किया जाता है। ठीक, जबकि जैव विविधता के हॉट स्पॉट या ये सभी आपका तीनों एक साथ नहीं शामिल होते। ठीक, प्राकृतिक संसाधन, तो ये आपका जो प्रश्न है ये आपका UPSC में पूछा गया था। ठीक, तो इसको इसलिए यहाँ पे शामिल कर दिए। हालांकि आपका UGC में सिलेबस में नहीं है, लेकिन फर्स्ट में जो आपका ज्योग्राफी है उसमें संभावित है पूछा जा सकता है। हालांकि वहाँ भी सिलेबस में नहीं दिया गया है। NGT का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर ये आपको पता होगा, बहुत ही आसान है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में इसका गठन हुआ था। ठीक, अगला है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न भी आ गया कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रभावी हुआ कब से? अक्टूबर 2010 से 2008, 2011, 2012। तो जो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2010 से ये प्रभावी हुआ। नेक्स्ट आइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए आ गया यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रख के चलना है क्योंकि ये आपका सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, जो भी आपको वीडियो दिए गए हैं, PDF दिए गए हैं, बस कम से कम 2 बार आप देख लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर जो भी हम करा रहे हैं सब कर जाएंगे। ठीक, भारत में निम्न में से कौन सा अधिनियम वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रदान करता है? वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करता है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब है? 1972 ये वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक, बाद में इसका संशोधन किया गया था। ठीक, इसको बना दिया गया भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। Rio+20 किसके नाम से संक्षिप्त में जाना जाता है? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, धारणी विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 2015 के बाद के विकास की कार्यसूची। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो है धारणी विकास से संबंधित। ठीक, एक और बात यहाँ पे जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, EPA को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको, EPA को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए
एक और प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रीन आर्मी का गठन किया गया था। ग्रीन आर्मी किसने किया था? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब हुआ था? तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे। पृथ्वी सम्मेलन +5 आपका 1992 में पृथ्वी हुआ, +5 जोड़ लीजिए 1997। ठीक, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। यहाँ पे भी आपका टिकाऊ विकास की बात की गई थी और जो एजेंडा 21 है उसको लागू करने की कार्य योजना भी शामिल की गई थी। ठीक, रियो +20 का जो घोषणा पत्र था उसमें पूछ रहा है कि उसका थीम क्या थी। तो आपने देखा था कि हमने ये वाला कराया था, जब फ्यूचर वी वांट। ठीक, रियो +20 की थीम है। नेक्स्ट आइए, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो रियो +20 सम्मेलन जो है किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। धाड़ी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, व्यापार संगठन पे, जलवायु परिवर्तन पे, IPCC का जैव विविधता कन्वेंशन। तो जो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्या है, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यूएनओ का सम्मेलन था। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सतत विकास सम्मेलन था ये, जो पहला सम्मेलन हुआ था 1992 का था और उसके 20 साल बाद यानी 2012 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण, कृषि संबंधी विधान। राइट आंसर यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, ये आपका कई बार प्रश्न यहाँ से बने हैं और इसको आप क्रम को लिखते हुए चलिएगा। लिखने से फ़ायदा ये है कि आप आगामी परीक्षा में इसको कर जाएंगे। हर बार यहाँ से ऊर्जा से संबंधित एक प्रश्न तो 100% आता ही आता है, इसको आपको याद रखना है। तो जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक एक करके हम लोग इसका जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा आप जान रहे हैं कि किसका है, तापीय का। तापीय का लगभग 67% के आसपास है, 65 दशमलव समथिंग है। जलीय जो क्षेत्र से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है तो ये लगभग 13.6 के आसपास है। ठीक है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग 17 है, 20 मान सकते हैं। नाभिकीय से लगभग 2.1 है। ठीक, ये आंकड़े हैं। तो इस हिसाब से आप सबसे ज़्यादा तापीय, फिर जलीय, फिर आपका तापीय के बाद नवीकरणीय है। ठीक, नवीकरणीय के बाद जलीय है, फिर आपका नाभिकीय है। तो इस हिसाब से आपका सही कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका तापीय, जलीय, न्यूक्लिय, फिर वायु। नवीकरणीय में आपका कई ऊर्जाएं शामिल होती हैं, वायु हो गया, सौर ऊर्जा हो गया। ठीक, तो सभी को अलग अलग करके यहाँ पे देखने को ये मिलता है। हमने आपको सभी का अलग अलग कराया है, वहाँ पे भी परसेंटेज हमने लिखा है। वहाँ पे जो लिखा गया परसेंटेज वो काफ़ी अपडेटेड है। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 के सभी आंकड़े वहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो उसको आप डिटेल्ड में लिख सकते हैं और अलग अलग करके वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। निम्न में से बायोगैस का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो बायोगैस में क्या शामिल होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययिता के साथ दोहन किया जा सकता है? यानी कि किसे जो है बहुत कंजूसी, या जिसे आप कहते हैं माइजर, ठीक, या बहुत कम खर्च किया जा सकता है, दोहन किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन, समुद्री तापी ऊर्जा, संपरिवर्तन, भूतापी। तो ये सभी आपका जितना मन करिए यूज करिए, क्योंकि ये अवेलेबल है उतना। भूतापी जो है ये उतना नहीं है, इसलिए इसका बहुत ही मितव्ययिता से दोहन की बात की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? कई बार ये आपके प्रश्न आए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन।
ठीक। हाइड्रोजन हालांकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में है, लेकिन ये कम या बहुत ही नाम मात्रा में इसमें उत्पादन होता है, जबकि और सभी आपका जीवाश्म ईंधनों से संबंधित है। ऊर्जा के निम्न स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिक संभाव्य या किसकी अधिक संभावना है भारत में? सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका सौर ऊर्जा। आप जानते हैं कि ISA का जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके मेंबर में भारत भी है, क्योंकि भारत पहल किया था, भारत और फ्रांस ने। और जो भी आपका कर्क और मकर के बीच है, सभी में सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज़्यादा ही हैं। लगभग 121 देश इसके बीच में शामिल होते हैं। ठीक। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? तो जो आपका जीवाश्म ईंधन है उसके बाद का जो प्रमुख स्रोत है कौन सा है जिसकी योगदान है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जल ऊर्जा है। ठीक। यानी जो आपका जीवाश्म ईंधन यानी कि तापीय सबसे ज़्यादा, फिर आपका जल की बात की गई है। ठीक। जलीय ऊर्जा की इन फ्यूचर में संभावना है कि सौर ऊर्जा जो है बढ़ जाए इससे ज़्यादा। भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कितना परसेंटेज भाग है? ठीक। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के परसेंटेज का भाग पूछ रहा है, तो कमेंट में आप बताएंगे इसका, क्योंकि ये हमने आपका ऊर्जा स्रोतों में कराया है, ऊर्जा संसाधन में। ठीक। ऊर्जा संसाधन में हमने कराया है। हालांकि यहाँ पे जो आपका ये प्रश्न है 2013 का इसमें पूछा था, UGC में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक। और उस समय जो योगदान था, जो भारत में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता थी 307 गीगावाट थी, और जिसमें आपका लगभग 46 गीगावाट जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा था। ठीक। जो कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 15% था, अभी इसकी मात्रा बढ़ गई है। तो 15% यानी कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये पूछा था 2013 का प्रश्न, आंकड़े हम बता रहे हैं 2017-18 के, तो ये आपका इसमें 13 में लगभग आपका 10 से 12 के बीच में रहा होगा, क्योंकि जब 16-17 में आपका 15% है। ईंधन से बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? मीथेन, हाइड्रोजन, LPG या CNG? जो ईंधन बैटरी चालित वाहन होते हैं उसमें ऊर्जा कैसे मिलती है? तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि जो इसी LPG है, CNG है, मीथेन, ये सभी गैसें हैं। ठीक। हाइड्रोजन भी गैसें हैं, लेकिन इसका बैटरी में भी उपयोग किया जाता है। सही उत्तर का चयन यहाँ पे करना आपको। जिसमें पहला है कि देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है। बात सही है, सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है, राइट है। वायु ऊर्जा में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। वायु नहीं बल्कि नवीकरणीय में मान सकते हैं। ठीक। और जबकि वायु में भी इसका प्लेस जो है अभी 5वां नहीं बल्कि 4थे पे आ गया था पवन ऊर्जा में भारत। ठीक। विश्व में तो ये भी आपका रॉन्ग है। वायु ऊर्जा की सर्वाधिक मात्रा तमिलनाडु से प्राप्त होती है। तो जो पवन ऊर्जा था उसका सर्वाधिक मात्रा कहाँ से प्राप्त होती है? यदि जो प्रश्न पूछा गया तब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ये सही नहीं है, लेकिन अभी आपका हमने आपको कराया है कि पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान कौन सा है, कमेंट में आप बताएंगे। ये इसलिए कह रहे हैं कि ये हमने कराया है और देखते हैं कि कितना आप लोगों को याद रहता है। पवन ऊर्जा के में हमने कराया है कि नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, इस तरह से पूरा सीरियल हमने आपको कराया है। भारत में यूरेनियम प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जादूगुड़ा है, तो यहाँ पे ये भी राइट है, ये भी राइट है। ठीक। और 5वें की जगह ये 4था बड़ा देश है। और यूरेनियम प्राप्ति का प्रमुख स्रोत जो है जादूगुड़ा के खाने हैं, तो 1 राइट 2। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे है। ठीक। इस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। तो पहला और चौथा तो राइट है, तीसरा आपको बताना है। ठीक। क्योंकि ये हमने कराया है तो इतना हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। कमेंट में आप बताइएगा, नोट्स में भी मेंशन है।
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता की बात कितनी की है। तो जो 30वां प्रश्न है इसमें देखिए, 80वां प्रश्न है सॉरी, तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी क्षमता निर्धारित की गई है। तो लगभग ये आपका बढ़ाने का जो लक्ष्य है 350 रखा गया है। ठीक, और हालांकि टाइम पे ये परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये लगभग आपका 2015 में तय किया गया था, ठीक, कि 2030 तक 350 रखा जाए। हालांकि अभी से जो है इसमें परिवर्तन करने की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट आइए, वाहनों में सीएनजी के प्रयोग में कौन प्रदूषक गैस उत्पन्न होती है जिनका उत्पादन इसके अतिरिक्त HCNG नामक अधिक हरित ईंधन के उपयोग से कम हो जाता है। यानी कि वाहनों में सीएनजी के उपयोग में कौन सी प्रदूषक गैस ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जिसके उत्पादन इसके अतिरिक्त HCNG नामक अधिक हरित ईंधन के उपयोग से कम हो जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक गैसें उत्पन्न हो जाती है इसी वजह से। ठीक, नेक्स्ट है, हाल के दशकों में जंगल कटान का परिणाम निम्नलिखित हुआ। यानी जो जंगल कटान का परिणाम हुआ तो वो क्या हुआ इसकी बात की जा रही है। तो भूक्षरण हुआ, उससे भूस्खलन हुआ, जैव विविधता में कमी देखी गई या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जंगल कटान के कई परिणाम हुए, भूक्षरण भी देखा गया, भूस्खलन भी हुआ, जैव विविधता की क्षति भी हुई। ठीक, क्योंकि जहाँ से जंगल कटेगा वहाँ भूक्षरण होगा, जब जंगल कट गया भूक्षरण अधिक हो गया मान लीजिए तो भूस्खलन का रूप ले लेगा, लैंडस्लाइड का, और वहाँ पे जंगल कटने से जैव विविधता में भी ह्रास होगा। चलिए, आपका जो इसमें वन्यजीव अभयारण्य वगैरह सिलेबस में है नहीं, इसलिए सेंचुरी और बायो रिजर्व्स वगैरह में नहीं कराया। तो विश्व के सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं, भूमध्यरेखीय, शीतोष्ण, मानसूनी या भूमध्य सागरीय। तो सबसे बड़े जो वृक्ष पाए जाते हैं तो आपके किस प्रदेश में, भूमध्यरेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक, उसके कई कारण भी विद्यमान होते हैं। और यहाँ पे सदाबहार वनों का प्रकोप, सदाबहार वनों की विस्तार यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका पाया जाता है भारत के थार मरुस्थल में, भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में, हिमालय के समशीतोष्ण क्षेत्र में या हिमालय की तराई क्षेत्र में। तो जो राइट आंसर यहाँ पे है आपका भारत के थार मरुस्थल में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किसने चालू किया, अरुंधति राय, मेधा पाटकर, इला भट्ट, सुंदरलाल बोगड़ा। आसान सा प्रश्न है ये। तो इसके जो चिपको आंदोलन का शुरुआत किसने किया, सुंदरलाल बोगड़ा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है, तापीय, शक्तिसैन, स्वचालित, प्रशीतक या वातानुकूलन या उर्वरक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ये देखिए आसान है। ठीक, आपके जो परफ्यूम वगैरह आप यूज करते हैं उसमें भी ये निकलता है। हालांकि अब जो है जो फ्रिज वगैरह आ रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट लिखा रहता है, ठीक, कि ये आपके CFC के मुक्त, यानी CFC इसमें नहीं शामिल है या CFC मुक्त। ठीक, तो सतही ओजोन किसके कारण उत्पन्न होती है, परिवहन क्षेत्र, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग या फिर रासायनिक उद्योग। तो सही उत्तर क्या है, सतही ओजोन उत्पत्ति का प्रमुख कारण है परिवहन क्षेत्र। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या सोख लेता है, यानी ओजोन पृथ्वी या धरातल में या वायुमंडल में उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि यह किसको सोख लेता है, परावैंगनी A B को या B को या केवल और रक्त B को या निर्गत परावैंगनी विकिरण B और आगत परावैंगनी A को। तो जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि परावैंगनी A और परावैंगनी B विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं,
वायुमंडल में स्थित ओजोन परत के बारे में कौन सा कथन सही है? यह सूर्य किरणों में पाए जाने वाले अधिकांश पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, बात सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन स्तर के लिए गंभीर खतरा, ये भी राइट है। CFC की वजह से ओजोन परत क्षरण ज़्यादा होता है। ठीक, जो CFC निकलती है हमने बता दिया कि आपका जो फोम प्लास्टिक उद्योग हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC से हो गया। ठीक, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस आप लोगों को पता है, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। ठीक, 16 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि आपका 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है। ठीक, 5 जून को आप जानते ही हैं पर्यावरण दिवस। 23 मार्च को आप जानते हैं कि शहीद दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी दिन फांसी दी गई थी। ठीक, नेक्स्ट आइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? हरित गैसों से अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, संकटग्रस्त प्रजाति। ठीक, तो जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका ओजोन परत के क्षय को रोकना। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट आइए, अम्लीय वर्षा को हमने आपको बताया है, संकटाग्रस्त प्रजाति को भी बताया है, ग्रीन हाउस गैस को भी हमने क्लियर आपको बताया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है सफेद शेर, CFC, जल प्रदूषण या फिर कृषि से। तो अभी आपने देखा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षय से संबंधित है। तो ओजोन परत क्षय किसकी वजह से होता है? तो ओजोन परत क्षय जो आपका होता है वह किससे होता है? CFC की वजह से ज़्यादातर यहाँ पे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा CFC। नेक्स्ट आइए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या जल प्रदूषण। अभी देखिए थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न यहाँ पे आया था, उसको हमने कराया है। तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक, कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न सेम अभी हमने कराया है इसी पार्ट में। ठीक, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है 93 का। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और ये प्रभावी कब से हुआ? ठीक, ताकि ये लगे कि हाँ आप लोग जो है वीडियो को देख रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो प्रश्न एक बार इस तरह से पूछा है, दूसरा जो ऑप्शन बनाया है इस तरह से बनाया है, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण या फिर आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से आपने देखा था रामसर सम्मेलन था। ठीक, रामसर कहाँ पे है? ईरान में है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब तक भारत में कुल आर्द्रभूमियों की संख्या 37 है, पहले 27 थी, 10 और नए बढ़े हैं। ठीक, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपके जलवायु परिवर्तन से है, चलिए बता दिया हमने। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्न में से किस वजह से है? ग्रीन हाउस, ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण या सभी? तो जलवायु परिवर्तन सभी वजहों से है, ग्रीन हाउस की भी, ओजोन परत के भी, प्रदूषण से भी। ठीक, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? जलवायु परिवर्तन का कारण कौन सा नहीं है? महाद्वीपों, महासागरों में उष्मन या शीतलन के अंतर या पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी आपका है कारण। पृथ्वी वायुमंडल या सतह की परिवर्तकता में परिवर्तन, ये भी कारण है। हरित के प्रभाव की वजह से भी जलवायु परिवर्तन होता है, यानी तीनों जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। कौन सा नहीं है? महाद्वीप और महासागर के उष्मन या शीतलन में अंतर। नेक्स्ट आइए, डायोक्सिन्स किससे उत्पन्न होते हैं? डायोक्सिन्स किससे उत्पन्न होते हैं? बंजर धरती से, बिजली से या चीनी कारखाने से या प्लास्टिक दहन से? तो जो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डायोक्सिन्स किससे उत्पन्न होते हैं? यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक दहन से, बंजर धरती से, बिजली संयंत्र से, चीनी कारखाने से या प्लास्टिक दहन से। तो ये आपके प्लास्टिक जलाने से डायोक्सिन्स उत्पन्न होते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त जो प्लास्टिक जलाने से आपका आमतौर पे
कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक। पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक को जलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जैसे पॉलिस्टर वाले जो प्लास्टिक हैं उससे, ठीक। और ये CFC जो है आपका ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक कज्जल या कालिक किससे निकलता है? तो जानते हैं आपकी पेट्रोल से, डीजल या CNG या तापीय शक्ति संयंत्र। तो कोयला का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो आपका यहीं होता है। तो कालिक कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी, ठीक। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में कौन सा सही नहीं है? देखिए, अस्पताल अपशिष्ट का आ गया ना, हमने जब ठोस अपशिष्ट आपसे बता रहे थे तो उसमें भी हमने आपसे बात किया था कि प्लास्टिक अपशिष्ट कराया, आपको इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कराया, जलीय अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट भी था, तो उसके बारे में हमने आपको बताया था वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पूछ रहा है कि अस्पताल अपशिष्ट में किस प्रकार के युग्मों में कौन सा सही नहीं है, तो जो आपका सही उत्तर है, प्लास्टिक में लगभग 9 से 12% है, धातु 1 से 2%, जैव 35 से 40, मृतिका मिट्टी। क्या जो अस्पताल अपशिष्ट हैं उसमें मिट्टी जो 8 से 10% पाई जाती है? नहीं, ठीक। लास्ट है, आँख जलने के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन या फोटोकेमिकल युक्त जो धूम कोहरे के घटक हैं कौन से हैं? तो हालांकि जब किसी भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो वैसी नॉर्मली जो है, जब हम लोग जाते हैं धूल वगैरह पड़ने से आँख में दर्द हो जाता है, जलन होती है, इससे भी होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपका प्रभावी होगा, जलन बनाए रखेगा, वो आपका पैन और HCHO है। इसे कहते हैं एल्डिहाइड भी, या पैन यानी कि पैरा एसिटिल नाइट्रेट। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक। आँखों में जलन के लिए यही आपका फोटोकेमिकल है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश रसायन है ये जो फोटोकेमिकल है, तो ये आते हैं, ठीक। और जो आपका पैन है, इसका उत्सर्जन का जो प्रमुख है परिवहन क्षेत्र से ये होता है, ठीक। और ये लास्ट है कि जो आपका 21वां हमने बताया था, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत क्या करती है? किसी भी जल में जो BOD है उसका संकेत क्या होता है? खनिज प्राप्त कर रहा है या गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है या एट्रोफिक है? तो कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? BOD की अधिकता का मतलब हो गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। यानी जल में ऑक्सीजन की मांग जब बढ़ेगी तो इसका मतलब जल जो है प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित होने की वजह से उसमें कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक। उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं या यूट्रोफिक कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एट्रोफिक है, तो ये भी आपका सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ गई तो कि उसका जल, यूट्रोफिक भी आप कह सकते हैं, सुपोषित है, या सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। तो यहाँ पे आपका दोनों राइट है, ठीक। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि आप देखते हैं कि UGC का जब आंसर की आता है तो उसमें कई के ऑप्शन 2-2 सही हो जाते हैं, कई 3-3 हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा बढ़ने का तात्पर्य है कि जल जो है दूषित हो रहा है। अगर जल दूषित हो रहा है तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है। जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ रही है तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। हालांकि यहाँ पे ये राइट हिंदी में नहीं लिखा है एट्रोफिक, इंग्लिश में यूट्रोफिक लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे आपका दोनों ये राइट है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग अपना स्कोर जो है चाहे ग्रुप में बताइए या फिर कमेंट में बताइए या हमको पर्सनली बताइए, ठीक। तो इससे ये लगेगा कि यहाँ जो भी बताया गया, हालांकि ये टॉपिक अच्छा है, आसान है, तो उससे आपका कितना राइट हुआ ये पता चलेगा, ठीक। धन्यवाद।